नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। वसीम बरेली साहब का एक शेर है, आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये चिराग कैसे जलता हुआ रह गया। मैंने सिर्फ एक बदलाव किया है, दिया की जगह चिराग कर दिया है। और ये शेर बड़ा मुफीद बैठता है उस इंसान पर जो अभी मेरे सामने हैं, चिराग पासवान। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जिन लोगों ने आपके पर कतरने चाहे, आपने उनका पत्ता साफ कर दिया। आपके चचा को सीट नहीं मिली, एनडीए के बाहर कोई रास्ता नहीं मिला, अब वो कहते कि हम एनडीए में ही रहेंगे। आपने कहीं का नहीं छोड़ा। नहीं, कतई ऐसा नहीं है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी चिंताओं में वो कहीं सम्मिलित ही नहीं है। मेरा संघर्ष अलग था। यकीनन एक परिवार से हम लोग निकले हैं। वो तकलीफ़ का दौर मैंने ज़रूर देखा है जहाँ परिवार अलग हुआ। परिवार अलग नहीं हुआ, मुझे मेरे परिवार से बाहर निकाल दिया गया। मुझे मेरी ही पार्टी से, जो पार्टी मेरे पिता ने बनाई थी, मुझे मेरी ही पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। मेरी पार्टी का नाम मुझसे छीन लिया गया, मेरा सिंबल मुझसे छीन लिया गया, घर से मुझे निकाल दिया गया। बट इन तमाम परिस्थितियों से निकलने के बाद मैंने एक अपना अलग रास्ता चुना, अलग संघर्ष की राह पर चला, बिना किसी उम्मीद के कि एट द एंड ऑफ द रोड मुझे क्या मिलेगा। बिना ये सोचे हुए, बिना इस बात की चिंता किए, मैं सिर्फ जनता के बीच रहा, जनता के जुड़े हुए मुद्दों को उठाता रहा, जनता की बात करता रहा, जनता से बात करता रहा। और ये भी मेरे पिता ने ही मुझे सिखाया। पापा कहते थे कि कभी दुविधा हो या नहीं समझ में आए राजनीति में क्या करना है, किस राह पे जाना है, जस्ट गो टू द पीपल। लोगों के पास आप जाएं, जनता के बीच आप जाएं और वो अपने आप आपको रास्ता दिखने लगेगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। मैं लोगों के बीच रहा और 2.5-3 साल के संघर्ष को ये सम्मान मुझे लगता है गठबंधन के द्वारा दिया गया है। इस संघर्ष में कतई मेरी ये सोच नहीं थी कि किसी को मुझे डिमीन करना है, किसी को डाउनसाइज करना है। मैं खुद की लकीर इतनी लंबी खींचना चाहता हूँ कि मैं ऑटोमेटिकली मैं आगे निकल जाऊँ। कहते हैं कि राजनीति में कोई रिश्ता नहीं चलता है, कोई रियायत नहीं बरती जाती है, और आपकी ज़मीन पे पकड़ बहुत मजबूत है तो आपको उसका सिला मिलता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि आपने वही किया, इसलिए मेरा सवाल ये नहीं होगा कि आपको मोदी जी ने या बीजेपी ने क्यों इतनी प्राथमिकता दी है। जाहिर है कि आपकी ज़मीनी पकड़ ज़्यादा मजबूत है, आप नेता ज़मीन के बड़े हैं, इसलिए आपको इतनी अहमियत दी गई है। कहीं कोई गुंजाइश चचा के लिए बनती है? अब तो सीट भी आपने नहीं छोड़ी है, कोई जगह भी नहीं छोड़ी है, कोई बातचीत बन सकती है उनके साथ क्या? देखिए, बातचीत के सारे रास्ते उन्होंने ही बंद किए थे। जब दरवाजे उन्होंने बंद किए, दरवाजे खोलने भी उन्हीं को ही हैं। अभी तक मेरे पास ऐसा प्रस्ताव मेरे पास नहीं आया है। घर के बड़े, मैं जिस परिवार से आता हूँ, घर के बड़े ही यहाँ पर फैसले करते हैं। और मेरे लिए क्या है, ये सिर्फ एक राजनीतिक विषय ही नहीं है, एक पारिवारिक विषय भी है। इसमें मेरी माँ इन्वॉल्व हैं, इसमें मेरी बहनें इन्वॉल्व हैं, इसमें फूआ फूफा, घर परिवार के सारे वो सदस्य जिन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया था। ऑल्सो मेरी पार्टी के सारे लोग जो उस संघर्ष की घड़ी में मेरे साथ खड़े रहे थे। तो ऐसे में ये राजनीतिक पारिवारिक दोनों विषय हैं। परिवार में वो वापस आएंगे नहीं आएंगे, ये फैसला मेरे परिवार के लोगों को लेना है। इसकी पहल भी पर उन्हीं को ही करनी होगी, क्योंकि परिवार से अलग होने का भी फैसला उन्हीं का ही था। हम लोग को छोड़कर अलग जाने का फैसला भी उन्हीं का ही था। जहाँ तक रही बात पार्टी की, जो आप बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी संभावना कि कहीं से वो जुड़ पाएँ क्योंकि उनको कोई सीट नहीं दी गई है, ये मेरी पार्टी का ही फैसला होगा। उस वक्त भी नेशनल एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही तमाम प्रक्रियाएं हम लोगों ने फॉलो की थी, और अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो इस पे अंतिम मोहर पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव ही लेगी। आपने अपनी 5 सीटें डिक्लेयर कर दी हैं, आपने जमुई छोड़ी, आप हाजीपुर आ गए हैं। प्रधानमंत्री की रैली जो पहली बिहार में होने जा रही है, जमुई में होने जा रही है, आपने अपने जीजा को दे दी वो सीट। एक सवाल परिवारवाद को लेकर भी चलता है कि प्रधानमंत्री जिस वंशवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते हैं, प्रधानमंत्री के साथ एक ऐसा नेता चल रहा है जो परिवार को ही अहमियत दे रहा है। नहीं, बिल्कुल। एंड लिसन, दिस इज वन थिंग भाई, मैं आई कांट शाई अवे और रन अवे फ्रॉम। मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ, मैं उस बात को झुटला नहीं सकता। नेपोटिज्म, बीइंग अ नेपोकेड, ये आरोप लगते आए हैं, मैं उनसे भी नहीं भाग सकता क्योंकि मैं हूँ एक राजनीतिक परिवार से। हैविंग सेड दैट, मैं ये हमेशा मानता हूँ कि किसी बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य आपको मौका दे सकता है, बट उस जगह पे बने रहने के लिए वो काबिलियत का होना ज़रूरी है।
आपने जमुई का जिक्र किया, सही बात है, मेरे जीजा जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके पीछे भी कई कारण रहे, बहुत मंथन हुआ है, बहुत उस पर चिंतन हुआ है, और मैं जमुई में कभी एक नेता की भूमिका में नहीं रहा, एक बेटा बनकर रहा। और यही सोच, जहाँ एक तरफ मैं अपने पिता की कर्मभूमि को साधने जा रहा हूँ, वहीं मेरी चिंता ये भी थी कि मेरी कर्मभूमि को कौन संभालेगा। ऐसे में मेरा कोई अपना ही उस मेरी कर्मभूमि को, जहाँ से मेरा एक सांसद या राजनीतिक क्षेत्र का रिश्ता नहीं रहा, एक बेटा, एक परिवार का रिश्ता रहा, तो ऐसे में मेरा कोई परिवार का ही वहाँ पे परिवार का बेटा बनकर मेरी भावनाओं के साथ वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ऐसे में ये फैसला मैंने इस सोच के साथ लिया, हैविंग सेड दैट अंतोगत्वा एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर पोटेंशियल, योर कैपेबिलिटीज़, और सब कुछ जनता के हाथ में होता है। जनता अगर उन्हें स्वीकारेगी तो ही वो आगे जाएंगे, इसलिए कभी नहीं जाएंगे क्योंकि वो चिराग पासवान के जीजा हैं। मैं भी पहली बार जब चुनाव लड़ा तो 85,000 मतों का डिफरेंस था मेरा जीत का, बट अगर 2019 में वही जमुई की जनता ने मुझे 2.5 लाख से ज़्यादा मतों से जिताया, तो कहीं ना कहीं उसमें मेरे कार्य का भी योगदान है। रहा होगा। एक बात मैं व्यक्तिगत तौर पे महसूस करता हूँ कि बीजेपी के बहुत सारे अलाइज हैं, बहुत सारे नेता हैं जो बीजेपी नेतृत्व के साथ संपर्क में रहते हैं। प्रधानमंत्री का एक व्यक्तिगत लगाव मैं आपसे देखता हूँ, एनडीए की बैठक हो तो जमुई की रैली अभी उन्होंने करनी है वो, और आपके साथ उनका जो इंटरेक्शन होता है, इसका कारण क्या है? मुझे नहीं पता इसका कारण क्या है, बट हाँ, जिस रिश्ते की आप बात करते हैं उसको भी मैंने महसूस किया है, कई बार मैंने महसूस किया है। मेरे प्रधानमंत्री जी मेरे साथ हर उस मोड़ पर खड़े रहे हैं जहाँ पर मैं दुविधा में था, परेशानियों में था, कठिनाई में भी था। मेरे पिछले 3 साल का भी अगर आप संघर्ष देखें, हनुमान कहलाता हूँ मैं, और कई बार इसको तंज के तौर पर इस्तेमाल किया गया कि अरे बड़ा हनुमान कहता था, क्या हुआ, क्या कहाँ गए राम, और ये सारी बातें कई बार कही गई। बट मुझे पता है कि मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ कब कब थे, कहाँ थे। मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर में जब मेरे पिता अस्पताल में थे, परिवार के बड़े सदस्य की तरह दिन रात वो मेरे साथ रहे। भाई लिटरली आप यकीन नहीं मानेंगे, देश के प्रधानमंत्री, कभी कभी मुझे हैरानी होती है, दिन में 2-2 बार डायरेक्टली मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन करते थे, बिना किसी को दिए हुए कि लगा के बात कर दो। खुद उनका इस तरीके से फ़ोन करना, जितनी बार मिलते हैं, जिस आत्मीयता से मिलते हैं, मैंने मेरे प्रधानमंत्री जी को बहुत कम बार देखा है पब्लिकली इतना ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए। जिस तरीके से वो मुझे गले लगाते हैं, कल भी हम लोग गए थे, भारत रत्न पुरस्कार दिए जा रहे थे और हमारे प्रदेश के कर्पूरी ठाकुर जी को मिला, ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। तो वहाँ पे भी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, जिस तरीके से उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। तो ये छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं जो मेरे उस विश्वास को मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ाते हैं। कारण क्या है मुझे नहीं पता, बट इसने मेरे समर्पण भाव को हमेशा बिना किसी दुविधा के बरकरार रखा। 2020 में जितनी भी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हुई, मैं अकेला गठबंधन से बाहर निकलकर मैंने चुनाव लड़ा, सब किया, बट प्रधानमंत्री जी के प्रति अपने समर्पण को हमेशा वैसे ही संजो के रखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2020 में जो हनुमान की भूमिका आपको दी गई थी और आप दी नहीं गई थी आपने उसको बाकायदा निभाया, पार्टी में संकट आ गया, आप एनडीए से बाहर चले गए, लेकिन आपने अपना संयम बनाए रखा, प्रधानमंत्री और बीजेपी के साथ अपने संबंधों को बनाए रखा। तो जो भरोसा आपने जो स्थापित किया है, कहीं उसका पुरस्कार तो नहीं है? मैं पुरस्कार की मैं बात नहीं करूँगा, मैं सम्मान की बात करता हूँ। मेरे संघर्ष को या मेरे समर्पण को भी अगर सम्मान दिया गया है तो ये भी एक अच्छी बात है। और जहाँ तक रही बात संयम को, मैं मानता हूँ, मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ एंड बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं मानता हूँ राजनीति में अगर आपके पास संयम नहीं है, धैर्य नहीं है, और वो तत्परता, वो शीघ्रता, वो लालच है कि सब अभी चाहिए, तो आप कभी राजनीति में आप सफल नहीं हो सकते। राजनीति में दूरदृष्टि रखना ज़रूरी है, लंबी सोच रखना ज़रूरी है, लार्जर पिक्चर को देखना ज़रूरी है, और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो धैर्य रखना ज़रूरी है। इंतज़ार करें अपने समय का, आज नहीं तो कल अगर आप लगे रहते हैं तो जनता भी आपको स्वीकारती है, आपके आसपास के गठबंधन के लोग भी आपको स्वीकारते हैं। तो मुझे लगता है धैर्य एंड पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। आप बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह बिहेव भी करते हैं और हैं भी आप। नीतीश जी के साथ सब ठीक हो गया? जिस पेशेंस, जिस धैर्य, जिस लार्जर पिक्चर की मैं बात कर रहा था, हम लोग अभी एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोग को 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य दिया है, उसकी ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में भाई अगेन राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते ये बात भी हम लोग को सिखाई जाती है कि राष्ट्र हित सबसे ऊपर होता है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते।
राष्ट्र हित के बाद गठबंधन का हित आता है, गठबंधन के हित के बाद आपके दल का हित आता है, और आपके दल के हित के बाद अगर कुछ बच जाए तो इंसान व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है, पर सबसे ऊपर राष्ट्र हित रखना है। राष्ट्र हित के लिए इस गठबंधन का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी को अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है देश का, तो उसमें बिहार की 40 सीटों का एक अहम योगदान है। वो 40 सीटें हम लोग तभी जीत पाएंगे जब ये गठबंधन इंटैक्ट रहेगा। गठबंधन इंटैक्ट कैसे रहेगा? जब हम सब अपने मतभेदों से उठकर उस लार्जर गोल की दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। ऐसे में अगर मेरे मुख्यमंत्री अगर आपस में ही उलझ गए तो भाई इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ गठबंधन को होगा। फिर तो ये सियासी सौदेबाजी है ना। सियासी सौदेबाजी नहीं है। आज हम लोग को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, लक्ष्यों को निर्धारित करने की जरूरत है। ये देश के चुनाव हो रहे हैं, ये बिहार के विधानसभा के चुनाव नहीं है। उसमें फिर हम लोग अपनी अपनी बातों को रखेंगे, सारी बातों को रखेंगे उसी मंच पर रहकर। मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मेरा विजन है, उस विजन के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। उन तमाम बातों को बिहार के चुनाव के वक्त हम लोग सामने रखेंगे। पर आज जब हम लोग लार्जर पिक्चर, बिगर गोल्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें आपसी मतभेद से विपक्ष को बल देंगे और हम लोग को नुकसान करेंगे। जो चिराग कहते थे कि नीतीश कुमार के पास विकास को लेकर कोई नज़रिया नहीं है, उन्होंने बिहार का बंटाधार कर दिया। बिहार में डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी गुंजाइशें हैं, वहाँ के साधन संसाधन हैं कि बिहार अपने पैरों पर खड़ा होकर के बहुत आगे बढ़ सकता है। ये सारे सवाल हाशिए पर चले गए? बिल्कुल नहीं गए। ये सारे सवाल पुनः जब राज्य के चुनाव होंगे तमाम सवाल आएंगे। और मैं मानता हूँ, मैंने उस वक्त भी मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, मैं आज भी मैं उसी बात पर हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे प्रदेश में इतना पोटेंशियल है, इतना सामर्थ्य है। भाई इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली और क्या प्रदेश होगा जहाँ पर एक से एक टैलेंट है आपके पास। बड़े से बड़े महापुरुष उस धरती से रहे हैं। आप गुरु गोविंद सिंह जी की वो धरती रही है, भगवान महावीर की वो धरती रही है, गौतम बुद्ध की वो धरती रही है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की हम लोग चर्चा करते हैं, मेरी माता सीता की धरती वो रही है। तो ये तमाम विषय हैं। आर्यभट्ट वहाँ के हैं, चाणक्य नीति राजनीति में जिसका हम लोग सबसे ज़्यादा जिक्र करते हैं वो उसी धरती से हैं। तो ये तमाम महापुरुषों की, एंड नीडलेस टू से मैं कई बार कह चुका हूँ, मीडिया हाउसेज में चले जाइए, आपको टॉप पोस्ट पे आपको बिहारी मिलेंगे। बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, CEO CFO से आपको बिहारी मिलेंगे। IAS IPS ऑफिसर सबसे ज़्यादा बिहारी होते हैं। अस्पतालों में चले जाइए, HODs आपको मिलेंगे वहाँ पे बिहारी। वो बुद्धि भी है हम लोग के पास, वो सामर्थ्य भी है, वो क्षमता भी है, बस उसको रिटेन करना है। उसको रिटेन करने के लिए सबको साथ मिलकर उन योजनाओं को, उन नीतियों को बनाना होगा। और आज मेरा विश्वास बिहार पर या बिहार की सरकार पर आज क्यों बढ़ता है? क्योंकि एक लंबे समय के बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली है। बिहार का ये दुर्भाग्य रहा है कि निरंतर विरोधाभास की सरकारें रहीं। आप खुद ही देखिए भाई, जितने समय तक सेंटर में UPA की सरकार थी, तब बिहार में NDA की सरकार थी। जब NDA की सरकार यहाँ पर बनी तो वहाँ पे महागठबंधन की सरकार बन गई, विरोधाभास की सरकारें रहीं। तो केंद्र की योजनाएं धरातल पर नहीं, राज्य की योजनाएं, परियोजनाओं को केंद्र से सहमति नहीं, तो ये विरोधाभास रहा। एक बड़ा आप ही के कहे से एक सवाल पैदा होता है और आपके कहे को काटता भी है। लंबे समय तक NDA की सरकार बिहार में, नीतीश कुमार 2005 में आते हैं बिहार में, और बीच के 3-4 वर्षों को हम छोड़ दें जो उन्होंने RJD के साथ गुजारा है, बाकी तो यही डबल इंजन की सरकार चलती रही 2014 के बाद। नहीं भाई, तो 2005 में जब आप जिक्र कर रहे हैं, 2005 से लेकर 2014 तक केंद्र में तो UPA की सरकार, ठीक है, मनमोहन जी थे। 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल हो गए। हाँ, तो 2000 मैं 3 साल हटा देता हूँ भाई। नहीं, सुन लीजिए ना, 2014 में जैसे ही यहाँ पर NDA की सरकार बनी तो बिहार में 2015 में महागठबंधन की सरकार आ गई थी। 17 महीने की सरकार है, फिर एक सरकार। हाँ, तो उसके बाद बीच में जो हम लोग को 1.5-2 साल का हम लोग को पैच मिला, 17 से लेकर। लगता है कि ये जो डबल इंजन सरकार है इससे बिहार की बेहतरी होती है? भाई उदाहरण है हम लोग के अगल बगल, आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश अगर आज विकास की राह पर इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें डबल इंजन की सरकार का योगदान है। एक टिकट आपने दिया है शाम्भवी चौधरी को। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बहुत ही खासम खास हैं। नीतीश कुमार के आजू बाजू जो लोग दिखते हैं, विजय चौधरी, संजय झा और अशोक चौधरी, उनकी बेटी हैं शाम्भवी चौधरी, और किशोर कुणाल फॉर्मर IPS ऑफिसर, उनकी बहू भी हैं। ये नीतीश कुमार को खुश करने के लिए तो अब नहीं दिया ना भाई। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ। मैं जात पात धर्म मज़हब में विश्वास नहीं रखता, एंड आई थिंक आई एम दी ओनली बिहारी पॉलिटिशियन जो खुले मन से इस बात को कहने की हिम्मत रखता है कि मैं जात पात धर्म मज़हब में मैं विश्वास नहीं रखता।
मैं जातीय समीकरण में मैं विश्वास नहीं रखता। मैंने हमेशा इस बात को बोला है, मेरे लिए, और अब मेरे प्रधानमंत्री भी इस बात को बोलते हैं, मेरे लिए कोई जाति है तो युवाओं की जाति है, मेरे लिए कोई जाति है तो महिलाओं की जाति है, मेरे लिए कोई जाति है तो गरीबी एक अपने में एक जाति है। मैं इन जातियों को मैं जोड़ना चाहता हूँ। मैंने बिना कुछ और सोचे हुए, अगर आप देखेंगे इन 5 सीटों में आपको पढ़े लिखे युवा दिखेंगे, आपको पढ़ी लिखी महिलाएं दिखेंगी। वीणा भी कैसी? मैं हाँ, उन्हीं का मैं जिक्र कर रहा हूँ। मैं शांभवी का जिक्र कर रहा हूँ, मैं वीणा जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। आपको महिलाओं का, हम लोग नारी वंदन का भी हम लोगों ने जिक्र किया, अधिनियम हम लोग लेकर आए, विमेन रिजर्वेशन बिल, जो कि लंबे समय से वो था। मुझे खुशी है कि मैंने सीमित स्पेस में, बहुत सीमित स्पेस है भाई, 5 सीटें क्या मायने रखती हैं, बट उन 5 सीटों में मैंने इन तमाम समीकरणों को मैंने जोड़ने का मैंने प्रयास किया। और मैं चाहूँगा कि आप भी इसको इंडिविजुअली नहीं देखें, आप देखें कि ये जो एक टीम तैयार हुई है, जिसमें राजेश हैं, जिसमें मैं हूँ, जिसमें अरुण भारती जी हैं, जिसमें शांभवी है, जिसमें वीणा जी हैं, आप इसमें देखें युवाओं का रिप्रेजेंटेशन देखें, आप इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन देखें, आप इसमें शिक्षा का रिप्रेजेंटेशन देखें। ये जितने लड़के हैं, राजेश हैं या अरुण भारती जी, मतलब मेरे जीजा हैं, उनकी पूरी काबिलियत बस उसमें समा जाती है। बट लंदन से पढ़कर आए हैं, विदेश की डिग्री है, MBA किए हुए, खुद को अपने पाँव पे एस्टैब्लिश बिजनेसमैन के तौर पर उन्होंने अपने आप को साबित किया है। तो ऐसे में ये सब यंग टैलेंट्स हैं, एजुकेटेड लोग हैं। तो मैं इस टीम के साथ मैं बिहार को मैं आगे लेकर जाना चाहता हूँ। तो ये किसी को खुश करने के लिए नहीं है, ये युवाओं का रिप्रेजेंटेशन है, पढ़े लिखे युवाओं का रिप्रेजेंटेशन है। ये जो चचा के साथ बात हुई, जो कि पिछला इंटरव्यू था, तो अभी मुझे ध्यान आ रहा था, आपने कहा था कि सबसे ज़्यादा तकलीफ मेरी माँ को हुई थी, क्योंकि मुझे पार्टी से बेदखल किया गया और मेरे पिता की विरासत थी वो पार्टी, और मैं कहीं का नहीं रहा। मैंने बहुत कोशिश भी की जा करके पैचअप करने की, फिर भी नहीं हो पाया। इस बार माँ खुश हुई होंगी? किस बात से? चचा के साथ जो हो गया? नहीं, माँ ही होती हैं भाई। वो, उनके लिए मेरे चाचा भी उनके बेटे के ही समान हैं। तकलीफ़ उस वक्त भी उनको इसीलिए हुई थी कि उन्होंने उनको अपना बेटा माना था, और जब वो उनको फ़ोन करती थी वो उनका फ़ोन नहीं उठाते थे। इस बात से उनको तकलीफ़ हुई थी। उनको इस बात से तकलीफ़ होती थी कि उसके बाद अपने सारे मीडिया इंटरव्यूज़ में उन्होंने उनको भाभी तक कहना छोड़ दिया था, चिराग की माँ, चिराग की माँ। जिसको वो भाभी कहते नहीं थकते थे, वो चिराग की माँ बन गई। इन बातों से मेरी माँ को तकलीफ़ होती थी। पर मैं जितना मैं उनको जानता हूँ, आज भी उनके प्रति उनके मन में वो प्यार होगा। माँ के मन से वो प्यार कभी नहीं निकल सकता। बच्चे भले कितने बुरे क्यों ना हो, बच्चे भले उनके साथ कितना बुरा बर्ताव क्यों ना कर लें, और इन भावनाओं को, मेरी माँ है भाई, मैं दिन रात उनके साथ रहता हूँ, मैं जानता हूँ उनके मन की भावनाओं को। हैविंग सेड दैट, यस, मॉम वॉज इन लॉट ऑफ पेन। उनको उस पूरी परिस्थिति से उनको बहुत तकलीफ़ हुई। बट हाँ, आज उनको खुशी इसलिए नहीं कि उनके साथ क्या हुआ, उनको खुशी गर्व इसलिए है कि जो वादा मैंने मेरी माँ से किया था, मुझे याद है 13 जून 2021 की वो रात, जब मेरे पार्टी और मेरे परिवार को तोड़ा गया था। उस रात आई हग माई मॉम, आई क्राइड एंड आई टोल्ड हर कि मॉम, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों को ठीक करूँगा। भाई वो एक ऐसा दिन था जहाँ मुझसे तो सब छीन लिया गया था ना। आज आप बोल रहे हैं 5 सीटें दे दी गई, हाजीपुर आपको दे दिया गया। भाई मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जहाँ मुझे यही नहीं पता था कि मैं अगला चुनाव कभी ज़िंदगी में लड़ भी पाऊँगा कि नहीं, या मेरा कुछ अब राजनीतिक हैसियत बचेगी कि भी नहीं बचेगी। बट उस दिन मैंने उनसे ये वादा किया था, तो आज उनको खुशी इस बात की है कि मैंने उस वादे को पूरा किया। क्योंकि जो लोग चले गए थे उनमें वीणा देवी भी है। आपने कई बार मंचों से कहा था कि मैं गद्दारों को दोबारा जगह नहीं दूंगा, फिर भी आपने टिकट दिया। भाई मैंने दिया, और बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मैंने इस बात को कहा था, और वो नाराज़गी बरकरार है। मुझे इस बात की नाराज़गी अभी भी है जो उन्होंने किया था। बट हाँ, मुझे लगता है राजनीति में भी और वैसे भी व्यक्तित्व में भी बड़ा दिल रखना ज़रूरी है। आप अपने आप को एक समय में एक उसमें बांध कर रखे रहेंगे, उस चीज़ को दिल में रखे रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर कोई इंसान ईमानदारी से पश्चाताप करता है, अपनी गलती को कबूल करता है, वीणा जी गई ज़रूर, बट समय रहते वो वापस भी आई। एक लंबे समय से वो मेरे साथ हैं। मुझे याद है जब मेरी नानी का निधन हुआ था, तब से वो वापस पार्टी के कार्यक्रमों में मेरी माँ के साथ उनका उठना बैठना, आना जाना, ये सब शुरू हो गया था। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि राजनीति में कई निर्णय आपको राजनीतिक दृष्टि से भी आपको लेने होते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि पार्टी ने अगर ये फैसला लिया है,
मैं पुनः मैं दोहराऊंगा कि मुझे वो नाराज़गी है और ये शिकायत मैं उनसे उम्र भर रखूंगा। उम्र भर मैं रखूंगा कि क्या आपने क्या गारंटी किया। है कि दोबारा नहीं हो सकता ऐसा? मैं अपनों से धोखा खाया हूँ राणा भाई। मैंने अपनों से धोखा खाया। गारंटी अब मैं किसकी लूँ बताइए मुझे। आम दिनों में तो जिंदगी जैसे चलती है, चलती रहती है। चुनाव आ गए हैं और व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा होती हैं। अब चिराग के दिन और चिराग की रातें कैसे चलती हैं? जैसे पिछले 3 साल चली, पिछले 3 साल में मैंने दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा। भाई मैं तो 3 साल से ही चुनाव प्रचार में लगा हूँ। 3 साल से जिस संघर्ष की राह पर मैं रहा हूँ और जो जिस तरीके से हम लोग कार्य करते रहे दिन में 18-18, 20-20 घंटे, एट टाइम्स 22-22, 22.5 घंटे तक भी, मैं 1.5 घंटे भी सोकर उठकर मैंने कार्य किए हैं। तो उसी तरीके से रहेगा। अब कोई बहुत ज़्यादा कोई बदलाव आएगा नहीं अगले 2 महीने। इस बार तो चुनाव भी लंबा है, 7 फेज़ों का है, बट इन 7 फेज़ में चुनाव भी काफ़ी लंबा है। तो उसी तरीके से एक मुकाबला बिहार में है। किसी तरीके से आरजेडी ने गठबंधन के सभी दलों को अपने साथ जोड़ लिया। कांग्रेस के साथ भी उसने अपनी सीट का एडजस्टमेंट कर लिया। लेफ्ट पार्टीज़ हैं, तो वह भी एक मजबूत फ्रंट है। आप कहते हैं कि 40 की 40 सीटें हम जीत लेंगे। उस फ्रंट को क्या अंडरमाइन कर रहे हैं आप? बिल्कुल भी नहीं भाई। मैं कभी भी राजनीति में विरोधियों को मैं कभी भी ना मैं कमज़ोर समझता हूँ, ना मैं अपने आप को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मैं डालता हूँ। मैं मानता हूँ कि हर मुकाबला उतना ही गंभीर, उतना ही सीरियस होता है और उतना ही सीरियसली उसे लेना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मेरा विश्वास 2024 पे ज़्यादा इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो डेटा मेरे पास है, वो स्टैट्स हैं, वो आंकड़े हैं। 2019 में जब हम लोगों ने चुनाव लड़ा और हम लोग 40 में से 39 सीटें जीते, उस वक्त मात्र 3 दल थे हम लोग, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी। ये 3 दल थे। इन 3 दलों ने मिलके 40 में से 39 सीटें हम लोग जीत लिए। आज की तारीख में मेरे साथ 2 और मजबूत दल हैं। आदरणीय जीतनराम मांझी जी हम लोग के साथ हैं, जो उस वक्त नहीं थे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग के साथ हैं, जो उस वक्त नहीं थे। तो ऐसे में आंकड़े कहते हैं कि हम लोग की ताकत बढ़ी है। मैं पुनः दोहराता हूँ, मैं कतई उन लोगों को अभी भी मैं कमज़ोर नहीं मानूंगा और इसीलिए उतनी ही मेहनत से, उतनी ही ताकत से दिन रात जब तक 4 जून परिणाम नहीं आ जाते, ऐसे ही हम लोग लगे रहेंगे। एक फॉर्मूला या एक कारण कि चिराग पासवान को लगता है कि 40 की 40 सीटें बिहार में और देश में 400 प्लस वाली जो नरेंद्र मोदी का नारा चल रहा है वो एनडीए हासिल कर लेगा, कोई कारण? एक कारण मेरे प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी, इससे बड़ा और कारण क्या होगा। आज प्रधानमंत्री जी का चुनाव है, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही हम लोग ये 400 सीटें जीतने का लक्ष्य हम लोग लेकर हम लोग चल रहे हैं। और मैं मानता हूँ भाई, आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी पर लोगों का विश्वास है। पिछले 10 सालों में आप बहुत सी चीज़ों पर आप डिबेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा ये सब वो सब, आप बहुत चीज़ें आप बोल सकते हैं, बट कुछ बातें हैं जो कि शाश्वत सत्य हैं, आप उसको नहीं झुटला सकते। आज की तारीख में दुनिया में जिस तरीके से भारत का नाम बढ़ा है, आज की तारीख में दुनिया जिस सम्मान के साथ भारत को देखती है, ये श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी को जाता है। आज से 10 साल पहले कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, कौन से पायदान पर है, डबल डिजिट में है, ट्रिपल डिजिट में है, कोई नहीं जानता था। पर अगर आज दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में से भारत है, ये देन मेरे प्रधानमंत्री की है। अगले 5 सालों में टॉप 3 में अगर इसको लेकर जाना है, वो भी देन मेरे प्रधानमंत्री की होगी। और अर्थव्यवस्था, लोग बोलते हैं अर्थशास्त्रियों से जुड़ा हुआ विषय है। अर्थव्यवस्था एक व्यक्ति के हाथ में ज़्यादा पैसे देने का काम करती है। देश की जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, राज्यों को ज़्यादा राजस्व मिलता है, राज्य को राजस्व मिलता है, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है। और जब उस क्षेत्र का एक आर्थिक विकास होता है तो एक गरीब परिवार की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, परिवार में ज़्यादा पैसे आते हैं। ये हर परिवार से जुड़ा हुआ है। और मैं उन सब चीज़ों में मैं जाऊंगा ही नहीं कि कितने प्रधानमंत्री आवास दी और कितनी उज्ज्वला योजना दी। यानी कि समूचा जो एनडीए है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के भरोसे ही चल रहा है। भाई प्रधानमंत्री तो वही हैं, उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो जब आपका चेहरा इतना मजबूत है तो स्वाभाविक है, हम लोग के लिए गर्व की बात है भाई। हम लोग तो सवाल ही विपक्ष से पूछते हैं कि आपको एक अपना चेहरा बता दीजिए जिसमें हम लोग विश्वास कर सकें। एक चेहरा बता दीजिए, नहीं चलेगा ना। 10 सर, 12 सर, और वो सारे के सारे सर खुद ही प्रधानमंत्री बनने के लिए एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहे। मेरा आखिरी सवाल, आपके दाएं हाथ में इतने बैंड्स क्यों रहते हैं? मैं आस्तिक हूँ, मैं भगवान में बहुत विश्वास करता हूँ, मैं पूजा पाठ बहुत करता हूँ। और मुझे लगता है ये तमाम बातें, मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई पूजा पाठ से किसको क्या कितना लाभ, पर ये मुझे बहुत धैर्य देता है, ये विश्वास मुझे बहुत ग्रेविटी देता है।
पूजा पाठ बहुत शांति देता है। और भाई मैं जिन उथल फुथल से मैं निकल कर आया हूँ, जितने मेंटल स्ट्रेस से मैं निकल कर आया हूँ, अगर ये आस्था मेरे साथ नहीं होती मुझे ग्रेविटी देने के लिए, तो संभवतः आज ये चिराग पासवान इतना काम, इतना कंपोज नहीं होता। शायद मैं भी हिम्मत हार गया होता, शायद मैं गिव अप कर चुका होता। बट ऐसे में मेरे विश्वास को बांधे रखने के लिए ये मेरे साथ रहे। चिराग जी, आपने समय निकाला, आपने बात की और खुल के बात करते हैं, और आपसे बात करना हमेशा मेरे लिए बेहतर अनुभव दे करके जाता है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.